स्टाफिंग चैप्टर का मतलब क्या होता है सर? स्टाफिंग चैप्टर का मतलब बहुत इजी है। स्टाफिंग चैप्टर का मतलब होता है बाबू, राइट टाइम पे, राइट जगह पे, राइट पीपल को, राइट पर्सन को लेके आना और उससे राइट जॉब कराना। यानी कि मैंने दो बातें बोली, तीन बातें बोली बेसिकली। राइट टाइम मैंने बोला, राइट जॉब मैंने बोला, राइट पर्सन मैंने बोला और राइट वर्क मैंने बोला। यानी कि सर हमारे यहाँ पर लगभग तीन से चार बातें निकल के आई हैं कि स्टाफिंग का मतलब होता है फाइंडिंग द राइट पर्सन। सही इंसान को चुनो, सही जॉब के लिए चुनो, जिसके पास सही क्वालिफिकेशन होना चाहिए और वो जो सही काम के लिए तुम चुन रहे हो वो सही टाइम पे भी होना चाहिए। बोलो मेरे साथ एक बार फिर से। राइट पर्सन को चुनेंगे, राइट जॉब के लिए चुनेंगे, जिसके पास राइट क्वालिफिकेशन रहेगा। सर थोड़ा समझा दो। जैसे लेट से राइट पर्सन मतलब कोई भी इंसान, लेट से आप सीए खोज रहे हो, ठीक है? तो सर सीए खोज रहे हो क्यों? क्योंकि आपको अपने यहाँ पर मैनेजमेंट और फाइनेंशियल का काम करवाना है, तो राइट जॉब वो हो गया। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए सर? वो सीए क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी सीए फाइनल क्वालिफाइड होना चाहिए। और राइट जॉब मतलब मैनेजमेंट का काम करेगा, कब? राइट टाइम पे। जैसे कि आने वाला अभी साल है, अभी जनवरी मंथ आपका चल रहा है, और आने वाला अभी साल कौन सा है सर? आने वाला साल क्या सर? जनवरी है तो साल शुरू ही हो गया। फिनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ बाबू। आने वाला फिनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च है, राइट? तो इस समय में कैसे क्या होगा, टारगेट कैसे फिक्स होंगे, टैक्स कैसे होगा, टैक्स प्लानिंग कैसे करना, ये सारा कुछ कौन देखेगा? सीए। मान लो साल शुरू हो गया, अप्रैल मई जून आ गया, तो टारगेट अब आप सेट कर रहे हो तो फायदा नहीं है ना फिर। अप्रैल मई जून शुरू हो गया, जून में आप टारगेट सेट कर रहे हो, इट इज नॉट फ्रूटफुल। यानी कि जो इंसान को आप ला रहे हो उसको आप राइट टाइम पे भी लेके आओ। राइट पर्सन को खोजो यानी सीए को खोजो, राइट जॉब के लिए खोजो यानी मैनेजमेंट, फिनेंस, टैक्सेशन, ये सब के लिए खोजो। राइट क्वालिफिकेशन होना चाहिए और वो सही काम सही समय पे भी होना चाहिए। ठीक है सर। अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो देखो, स्टाफिंग क्या होता है? मैन पावर प्लानिंग करना पड़ता है, फिर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन। इन शॉर्ट स्टाफिंग प्रोसेस लिखा हुआ है। ठीक है सर। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग? स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस क्या है बाबू हमारे आगे? स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस हमारे आगे, इम्पोर्टेंस मतलब ज़रूरत क्यों है हमें स्टाफिंग की? पहली ज़रूरत हमें स्टाफिंग की इसलिए है क्योंकि सर ये जो रोल्स है ना उसको ये फिल कर देता है। फिल कर देता है कहने का मतलब भर देता है। किससे? कॉम्पिटेंट पर्सनेल से। कॉम्पिटेंट मतलब जो लायक है, डिजर्विंग है। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है बाबू जो हमारे क्या है सर? डिजर्विंग है। और पर्सनेल का मतलब क्या होता है सर? पर्सनेल का मतलब हमारे सामने होता है एवरीवन इन द ऑफिस। पर्सनेल का मतलब होता है एवरीवन। जैसे प्यून हो गया, एम्प्लॉय हो गया, वर्कर हो गया, डायरेक्टर हो गया, ऑनर हो गया, सीईओ हो गया। ये सारे के सारे हमारे लिए यहाँ पर क्या बन के आते हैं सर? ये सारे के सारे हमारे लिए पर्सनल बन के आते हैं। और कॉम्पिटेंट मतलब जो लायक हैं, दोज हु आर डिजर्विंग, दोज हु आर विलिंग टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखने के लिए मदद करता है। कैसे करता है? वी विल डिस्कस इन द स्टाफिंग प्रोसेस। हम स्टाफिंग प्रोसेस में आपको समझाएंगे कि ये राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए कैसे रखता है। फिर सर तीसरा पॉइंट क्या है? ये एंटरप्राइज के ग्रोथ के लिए भी मदद करता है। कैसे सर? सुनो ना, मान लो मेरे पास वैकॉम का, जिससे मैं लैपटॉप पे लिख पा रहा हूँ, मेरे पास वैकॉम का लिखने का, WACOM एक कंपनी है, मेरे पास वैकॉम का है लिखने वाला टच पैड, मतलब जिसके थ्रू मैं पेन और उसके थ्रू लिखता हूँ लैपटॉप स्क्रीन पे। तो सर आपके पास लेट से एक्स कंपनी का होगा, किसी के पास वाई कंपनी के पास होगा, वाई कंपनी का होगा। तो सबका अलग अलग प्रोडक्ट फीचर होगा, सबका अलग अलग क्या कहते हैं क्वालिटी क्वांटिटी होगा। ये किसने अलग करा? लेट से आपके ऑफिस में भी एशियन पेंट्स लगा है, मेरे ऑफिस में भी एशियन पेंट्स लगा है। आपके ऑफिस में भी एप्पल का मैकबुक यूज़ होता है, मेरे ऑफिस में भी एप्पल का मैकबुक यूज़ होता है। लेकिन आपका जो प्रोडक्ट एक्स है वो मेरे प्रोडक्ट वैकॉम के प्रोडक्ट से थोड़ा सा लोअर क्यों है? क्योंकि सर मेरे यहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, मेरे यहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स है मतलब मैं जिन्हें अपने यहाँ ला रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। लैपटॉप, बिल्डिंग, एसी, टीवी, फ्रिज, कार, बाइक, लतर पतर, इन सब से कोई मतलब नहीं पड़ता है। तुम्हारा बिजनेस कितना अच्छा से ग्रो करेगा, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे यहाँ के एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, वहाँ के वर्कर कैसे हैं, वहाँ के पर्सनेल कैसे हैं, वहाँ के सभी काम करने वाले लोग कैसे हैं। लेट से मेरे कंपनी वाले अच्छे हैं, एग्जाम्पल है पढ़ाने के लिए, लेट से मेरे कंपनी वाले लोग अच्छे हैं, तो वैकॉम का मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, लोग मेरा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बट तुम्हारे कंपनी के भी अच्छे हैं, नॉट एज गुड एज माइन। ठीक है भाई, आपके प्रोडक्ट का नहीं आ रहा है, आप अपने कंपनी में फिर से अच्छे से लाओ तो आपके कंपनी का भी ग्रोथ होगा। इन शॉर्ट,
अगर आप अच्छे एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को लेके आते हो तो आपका ग्रोथ फॉर श्योर है। नेक्स्ट क्या आता है बाबू? नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। अगर आप स्टाफिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा क्या होता है, अगर आप उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग स्टाफ्स को लेके आते हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, प्यून हो, वर्कर हो, डायरेक्टर हो, सीईओ हो, वो सारे के सारे आपके लिए क्या करेंगे सर? वर्क करेंगे। और जब आप स्टाफिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको ला रहे हो तो कहीं ना कहीं आप पूरे प्रॉपर प्लानिंग व्लानिंग के साथ ला रहे हो, राइट पर्सन को ला रहे हो, राइट जॉब के लिए ला रहे हो, राइट क्वालिफिकेशन के लिए ला रहे हो। ऐसा तो है नहीं जो सीए क्वालिफाइड आप उससे फाइल ट्रांसफर करवाओगे, चलो बेटा तुम प्यून की तरह फाइल ट्रांसफर करो, वो तो उसका काम है नहीं। उसका काम क्या है? फिनेंशियल्स देखना, टैक्सेशन देखना, मैनेजमेंट देखना। तो वो उस काम के लिए आप उसको ला रहे हो, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ही तो हुआ। अच्छे से आप यूटिलाइज तो कर ही रहे हो उसका। नेक्स्ट, compete करने में भी मदद करता है। जो मैंने ग्रोथ में एक्सप्लेनेशन दिया वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, एज गुड एज पॉसिबल। इम्प्रूव करता है जॉब सेटिस्फैक्शन को और मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ को। मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के मोरल को बूस्ट करता है। कैसे? जब आप स्टाफिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हो ना, तो वहाँ पर आप क्या करते हो? बेसिकली लोगों को इनकरेज करते हो अच्छा से अच्छा वर्क करने के लिए। यानी आप सबऑर्डिनेट्स को अपने से यानी सुपीरियर वाला वर्क भी ट्रांसफर करते हो। तो वहाँ पर क्या होता है? उनका मोरल बूस्ट होता है। आप उनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग देते हो, कहीं ना कहीं उनका डेवलपमेंट करते हो, प्रमोशन सोच लो, वो सारा कुछ। और बाकी की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, पॉज डीसी। की टू इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है सर? की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन का मतलब होता है कि अगर आपने स्टाफिंग अच्छा से करा तो डायरेक्टिंग अच्छे से होगा, डायरेक्टिंग अच्छे से होगा तो कंट्रोलिंग भी बहुत अच्छे से होगा। स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप इससे रिलेटेड बात की जाएगी, लास्ट में करते हैं। इससे रिलेटेड बात की जाएगी। अब आ जाओ स्टाफिंग प्रोसेस में। स्टाफिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है सर? स्टाफिंग दोनों उसकी तरह होता है। कैसे? लाइन एज वेल एज एक्टिविटी। यानी स्टाफिंग एक तरीके का लाइन भी है। लाइन समझते हो ना? लाइन ऐसे चलता है, मतलब स्टेप्स बाय स्टेप्स चीजें आगे बढ़ेंगी। और सर ये एक्टिविटी भी है, तो ये एक्टिविटी ए हो गया, एक्टिविटी बी हो गया, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी डी, एक्टिविटी ई, एक्टिविटी एफ, ऐसे चलते रहेगा। इसको लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अदर फंक्शंस की तरह यहाँ पर जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग भी एक तरीके का क्या है? फंक्शन है जो हर जगह पे परफॉर्म होता है। और स्टाफिंग को एक्टिविटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने अभी आपको बोला, एक्टिविटी है एक तरीके का जिसमें आप स्टाफ्स को लाते हो, कॉम्पिटेंट स्टाफ को लाते हो, रिक्रूटमेंट करते हो, सिलेक्शन करते हो, ये सारी चीज़ें। क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है स्टाफिंग प्रोसेस में सर? स्टाफिंग प्रोसेस में बेसिकली बाबू आपके इन टोटल 8 स्टेप्स होते हैं जहाँ तक मुझे याद है। सर यहाँ पर तो 5 ही है। ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 तो मेजर हैं। फिर जो बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जैसे रिलायंस, है ना, आईटीसी, टाटा, ये 3 अलग से स्टेप्स भी करते हैं। यानी ये 5 स्टेप्स छोटी छोटी कंपनियां करेंगी और ये 3 स्टेप्स बड़ी बड़ी कंपनियां करेंगी, जिनमें एचआरएम होता है। याद करो, मैंने अभी ऊपर में एक एचआरएम टॉपिक छोड़ा था। तो जहाँ पे एचआरएम होता है वहाँ पर ये लोग अलग से इस काम को करते हैं। ठीक है, बट छोटी मोटी कंपनियां 5वें पॉइंट्स के अंदर ही इसको निपटा लेती हैं। वी विल टॉक। चलिए, सबसे पहले स्टाफिंग प्रोसेस का मतलब मैंने आपको बताया। स्टाफिंग का मतलब होता है सही इंसान को चुनना, सही जगह पे चुनना। मेरा सवाल है कि अगर ये आपका ऑफिस है, इसमें ऑफिस में अगर आपको 5 बंदे चाहिए और 5 लोग पहले से ही हैं, तो क्या आप नया स्टाफ्स को लेके आओगे? आप नए एम्प्लॉयज़ को लेके आओगे? नहीं सर, अगर 5 बंदे पहले से, तो हम नए एम्प्लॉयज़ को लाके क्या करेंगे? इट्स यूजलेस। तो वही कॉन्सेप्ट इधर लग रहा है बाबू, कि सबसे पहला स्टेप है एस्टिमेशन। सबसे पहला स्टेप क्या है बाबू? एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? पता लगाओ। अपने कंपनी में पता लगाओ कि तुमको स्टाफ सही में चाहिए भी कि नहीं चाहिए। अरे जरूरी थोड़े है कि जब तुम स्टाफिंग करने का सोचोगे तभी तुमको स्टाफ्स का नीड होगा, नहीं ना। अपने मन से स्टाफिंग तो कर नहीं सकते हो। जैसे मान लो रिलायंस का सीईओ सुबह उठा, क्या करे, सही का उबासी आ गया यार। मान लो सुबह उठा वो, और वो पूछा यार क्या करे, चलो आज स्टाफिंग करते हैं, आज नया एम्प्लॉय लेके आते हैं। ऐसे नहीं होता है। पहले आपको एस्टिमेशन लगाना होगा कि आपके ऑफिस में स्टाफ्स की नीड है या भी नहीं। तो सर एस्टिमेशन कैसे निकलेगा? सर एस्टिमेशन हमारा निकलेगा वर्कलोड और वर्क फोर्स के साथ। कैसे निकलेगा? वर्कलोड और वर्क फोर्स का जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तब। वर्कलोड एनालिसिस का मतलब क्या होता है सर? कि हर आदमी, यानी पर हेड कितना वर्क है, पर एम्प्लॉय बोल लो, पर एम्प्लॉय कितना वर्क है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू?
वर्कलोड एनालिसिस, यानी हर एक आदमी कितना काम कर रहा है उसको क्या बोला जाता है, वर्कलोड एनालिसिस। लेकिन वर्क फोर्स एनालिसिस क्या होता है सर? वर्क फोर्स एनालिसिस मतलब होता है कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके यहाँ हैं। आई रिपीट, वर्कलोड एनालिसिस का मतलब क्या होता है, हर एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है। वर्क फोर्स एनालिसिस का मतलब क्या होता है, कितने एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे लेट से वर्कलोड में हमें पता चला, ठीक है, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं नंबर सी पे। कंपेयर करना है दोनों को, ताकि आप क्या कर सको, रिक्रूटमेंट की ओर आगे बढ़ सको, मतलब सेकंड स्टेप की ओर आगे बढ़ सको। कैसे? सर कंपेयर करने का मतलब क्या? कंपेयर करने का मतलब है कि अगर वर्कलोड ज़्यादा है और वर्क फोर्स कम है, मतलब हर एम्प्लॉय पे काम बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम करने वाले कम है, तो उस केस में हम नया स्टाफ लेके आएंगे, यानी स्टाफिंग प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बट अगर कहीं पर भी ये सिचुएशन आ गया जहां पर वर्क फोर्स ज़्यादा है, वर्कलोड कम है, ठीक है ना यार, पहले तुम्हारे यहाँ वर्क फोर्स ज़्यादा है, या तो जिन लोगों को रखे हुए रखो, नहीं तो उनको भी निकालो, और नया लाने का जरूरत नहीं है। समझ में आ गया सर? दूसरा, सुनो ना, पता चला कि वर्कलोड ज़्यादा है, वर्कफोर्स कम है, तो अब तुम रिक्रूटमेंट करेगा। सर रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इंड्यूस करना या फिर अट्रैक्ट करना। अब तुम क्या करोगे बाबू? इंड्यूस करोगे, अट्रैक्ट करोगे, किनको? सर कैंडिडेट्स को। हम लोग किनको इंड्यूस या अट्रैक्ट करते हैं सर? हम लोग कैंडिडेट्स को इंड्यूस या फिर अट्रैक्ट करते हैं। ये कैंडिडेट्स हमारे लिए क्या करेंगे? ये कैंडिडेट्स हमारे लिए आएंगे और कहीं ना कहीं फॉर्म भरेंगे कि हाँ मुझे भी नौकरी चाहिए, मुझे भी नौकरी चाहिए, मुझे भी नौकरी चाहिए। आ रही है मेरी बात समझ में? मैंने क्या बोला? सर मैंने बोला कि हम लोग इंड्यूस करेंगे। इंड्यूस करने का मतलब क्या होता है बाबू? हम लोग अट्रैक्ट करेंगे किनको? कैंडिडेट्स को, कि आओ और हमारे यहाँ आकर फॉर्म फिल करो कि तुम्हें नौकरी चाहिए। अब इंड्यूस या अट्रैक्ट कैसे करोगे? न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दो, दुकान के बाहर लगा दो, है ना, कि अंदर एक नौकर का जरूरत है, फिर अंदर एक एम्प्लॉय का जरूरत है, जो भी। जैसे न्यूज़पेपर में दे दो कि हाँ रिलायंस में इतना नौकरी खाली है, रिलायंस में इतना लोगों का ज़रूरत है, ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इन शॉर्ट लोगों तक बात पहुंचाओ कि तुम्हें स्टाफ चाहिए। थर्ड स्टेप हमसे क्या बोलता है? थर्ड स्टेप हमसे बोलता है सिलेक्शन। ये सिलेक्शन प्रोसेस एक अलग से टॉपिक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो थर्ड स्टेप हमसे बोलता है भैया सिलेक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल करो, वी विल रीड दिस ऑन लेटर ऑन। सिलेक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल करो, और सिलेक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए, सिलेक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए तुम क्या करो? धंधा करो, यानी कि लोगों को लेके आओ। आई रिपीट, पहला स्टेप में क्या था? पता लगाओ कि लोग चाहिए या नहीं। अगर वर्कलोड ज़्यादा है, वर्क फोर्स कम है, तो हमें अपने यहाँ लोग चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है? रिक्रूटमेंट, यानी कि अब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें अपने ऑफिस में नए लोग चाहिए, तो रिक्रूट करो, एडवर्टीजमेंट करो, लोगों को अट्रैक्ट करो। जो लोग आए हैं उनमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट को सेलेक्ट करो। कैसे होता है वी विल टॉक लेटर ऑन। जी सुनो ना, अब आपके यहाँ लोग आ गए, अब आप उनका क्या करोगे? प्लेसमेंट करोगे और ओरिएंटेशन कराओगे। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है सर? कि वो कहाँ जाके काम करेगा। लेट से आपकी नौकरी रिलायंस में लग गई एज अ ग्रेजुएट। लेट से आपने पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किया, एम कॉम या एमबीए या कुछ भी, और आपकी नौकरी लग गई, या सी ए सी एम ए आपने करा, आपकी नौकरी लग गई रिलायंस में। तो अब फिर प्लेसमेंट होगा ना, कि दिल्ली में काम करोगे, मुंबई में काम करोगे, रांची में काम करोगे, गया में काम करोगे, जयपुर में काम करोगे, कहाँ काम करोगे? और जहाँ तुम काम करने जाओगे वहाँ ओरिएंटेशन होगा। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है सर? न्यू एम्प्लॉयज को, डबल ई एस मतलब एम्प्लॉयज, न्यू एम्प्लॉयज को ओल्ड एम्प्लॉयज से मिलवाना, ताकि वो क्या हो जाए, थोड़ा सा। सर अगर हम नए एम्प्लॉयज को पुराने एम्प्लॉयज से मिलवाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक फ्रेंडली नेचर हो जाएगा, और फ्रेंडली नेचर होते ही वहाँ पे आप कंफर्टेबली काम कर पाओगे। आप अपने आप को सोचो, जैसे अगर आप पहली बार कहीं पर कोचिंग पढ़ने गए हो या स्कूल पढ़ने गए हो पहली बार, लेट से 11th में आपका स्कूल चेंज हुआ था, या फिर आपने कोचिंग नहीं पकड़े 11th में, तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि शुरू के 2 4 5 दिन आप ढंग से, मतलब बस जाते थे, पढ़ के आ जाते थे, मतलब यू वाज जस्ट फोकस्ड ऑन स्टडिंग, मतलब आपका फोकस स्टडी पे था। लेकिन धीरे 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 आपके वहाँ दोस्त बनने लगे, वो होने लगा, फिर आप थोड़ा सा और खुल गए, फिर आपका फोकस स्टडी पे और बढ़ गया, क्योंकि आप कंफर्टेबल हो गए उस जगह पे जाके, एंड साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स भी बन गए। तो सेम हमारे साथ ऑफिस में भी होता है। जब आप किसी नए ऑफिस में जाते हो, तो आप 10 लोगों को जब पहचान लेते हो, तो आपका वर्क करने का जो वो है, क्या कहते हैं उसको,
आपका काम करने का जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, कंफर्ट लेवल है, या फिर आपका काम करने का जो देखो ना, वर्ड मुंह में आ ही नहीं रहा है। आपका काम करने का जो एक कंफर्ट लेवल है, या फिर आपका काम करने का जो एक एफिशिएंसी है, वो कंफर्टेबिलिटी के कारण इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। सॉरी। लास्ट है हमारे सामने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमसे क्या बोलता है सर? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमसे ये बोलता है कि आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ आए हैं, वो अपने, जब तक वो बाहर थे, वो पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, नॉलेज गेन कर रहे थे, लेकिन सिंस वो अब आपके यहाँ आ चुके हैं, अब आपका फ़र्ज़ बनता है एज ए एम्प्लॉयर कि आप उनको ट्रेनिंग दो, उनका डेवलपमेंट करो, कि आपका एम्प्लॉय तो आपके हिसाब से चल रहा है, अब उसको तो बाहर अब पढ़ना नहीं है ना, क्योंकि उसने तो नौकरी पा ली। तो आप उसका डेवलपमेंट करो, आप उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दो, ताकि वो नए लोगों के साथ कॉप अप कर सके, नए एक्टिविटीज़, नए टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ सके। मैं एक बार पांचवें स्टेप्स फिर से कह देता हूँ बहुत शॉर्ट में। पहला स्टेप हमसे ये बोलता है कि मैन पावर रिक्रूटमेंट को एस्टिमेट करो, फिर रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, और फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, और लास्ट में ट्रेनिंग डेवलपमेंट। अगर कोई छोटा बिजनेसमैन है, जिसका छोटा कंपनी है, वो ये तीन स्टेप भी स्टाफिंग प्रोसेस में ही कर लेता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब, अगर किसी स्टाफ को हम लोग 1 साल का टाइम देते हैं, जब वो कोई नया नया आया रहता है, 1-2 साल का टाइम देते हैं, उसका परफॉर्मेंस वगैरह देखते हैं, अगर हमें अच्छा लगता है तो फिर हम लोग उसको अप्रूव करते हैं, और बेटर उसका प्रमोशन वगैरह होता है। तो वही वाला बात है, पहला होता है कि आपने जो उसको 1-2 साल का काम दिया, 1-2 साल बाद आप उसको देखते हो कि वो कर पाया कि नहीं, परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब परफॉर्मेंस को आप अप्रूव करते हो या डिसअप्रूव करते हो, उस बेसिस पे आप उसका प्रमोशन करोगे, करियर प्लानिंग करोगे, और लास्ट में क्या हो जाएगा, उसका कंपनसेशन, यानी आप उसको पेमेंट करोगे। सर पेमेंट कितने तरीके से होता है? पेमेंट दो तरीके से होता है। एक होता है टाइम बेसिस पे, यानी जितना देर वो काम किया उस बेसिस पे। एक होता है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बेसिस पे, यानी कि सर जितना प्रोडक्शन उसने करा उस बेसिस पे। समझ में आ गया सर? लेकिन हाँ, अगर कोई बड़ा कंपनी है, तो ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला पार्ट है, प्रमोशन वाला पार्ट है, और कंपनसेशन वाला पार्ट है, ये बड़ा वाला कंपनी अलग से करता है। किस डिपार्टमेंट के अंदर में रह के सर? एचआरएम के अंदर में रह के। ये वाला प्रोसेस जो मैंने अभी ऊपर में आपके लिए छोड़ा था, राइट? तो सर ये एचआरएम होता क्या है बेसिकली, आप हमें ये समझाइए। बेटा, एचआरएम बेसिकली मैनेजमेंट प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट होता है, जिसमें डेवलपमेंट किया जाता है और मैनेज किया जाता है ह्यूमन एलिमेंट्स को। कहाँ के ह्यूमन एलिमेंट्स को सर? किसी बिजनेस के ह्यूमन एलिमेंट्स को, जिस पर नॉलेज, स्किल, क्रिएटिविटी, टैलेंट, पोटेंशियल, ये सभी की ओर उस पर ध्यान दिया जाता है। यानी कैसे आपके यहाँ फैक्ट्री में एक वो रहता है, मशीन ठीक करने वाला, कि कभी भी कुछ हो गया तो वो देखेगा, वैसे ही आपकी सैलरी कितनी होगी, आपका टैलेंट कैसा है, आपका स्किल क्या है, आपका नॉलेज क्या है, ये सारा कुछ यहाँ पे कौन ध्यान रखने वाला है? एचआरएम डिपार्टमेंट ध्यान रखने वाला है। इसको आप एक बार खुद से भी पढ़ सकते हैं, इजी है। क्या क्या एक्टिविटी करता है बाबू ये? एचआरएम देखता है कि हाँ, हमारे देश में, सॉरी, हमारे कंपनी में किसी एम्प्लॉय को लाना है कि नहीं लाना है। फिर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन वाला, मतलब पूरा तुम देख पा रहे होगे कि स्टाफिंग प्रोसेस ही है, उसका करियर ग्रोथ, परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसको मोटिवेट करना, कंपनसेशन यानी सैलरी वेजेस उसका देखना, और सोशल सिक्योरिटी, कि हाँ भाई, तुम अगर हमारे यहाँ काम कर रहे हो तो हम लोग तुमको नहीं निकालेंगे, ऐसे वैसे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स या एस्पेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग? तो सर तीन एलिमेंट है स्टाफिंग का: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, जिसको हम लोग इन टोटल स्टाफिंग बोलते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब मैंने अभी आपको ऊपर बताया, कि इंड्यूस करना या फिर अट्रैक्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को किसी भी वैकेंट जॉब के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के। इससे होगा क्या? जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो इन रिक्रूटमेंट ऑफ फंक्शन क्या होगा सर? लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन पाएगा, जिससे वो सिलेक्शन कर सकता है। मान के चलो ना, रिलायंस बोला कि हमारे यहाँ 10,000 नौकरियां खाली हैं, 10,000 पोस्ट अवेलेबल है, हमारे यहाँ 10,000 पोस्ट वैकेंट है। किसने बोला सर? रिलायंस ने बोला। आपको क्या लगता है 10,000 एप्लीकेशन से जाएंगे क्या रिलायंस के पास? नहीं सर, लाखों एप्लीकेशन जा सकते हैं। तो जब रिलायंस के पास लाखों एप्लीकेशन जाएंगे, तो उनमें से होनहार से होनहार, बेस्ट ऑफ द बेस्ट को रिलायंस चुनेगा। फिर नेक्स्ट आता है सर इंटरनल रिक्रूटमेंट। मतलब कितने तरीके का रिक्रूटमेंट होता है, कहाँ पर सर? किसी भी कंपनी में दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक होता है हमारा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट हमसे क्या बोलता है सर? इंटरनल रिक्रूटमेंट हमसे बस बेसिक चीज़ बोलता है। इंटरनल रिक्रूटमेंट हम लोगों से बस बेसिक चीज़ बोलता है। और वो बेसिक चीज़ क्या बोलता है? कि जितने भी एम्प्लॉयज़ को हम लोग लाएंगे, अंदर के रास्ते से लाएंगे, बाहर के रास्ते से नहीं लाएंगे। मतलब मान लो आप किसी ऑफिस में काम करते हो, रिलायंस कंपनी में आप काम करते हो, तो रिलायंस कंपनी आपसे बोलेगा
आए जी मिस्टर एक्स, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, अपने ही जैसा एक और एम्प्लॉय ले आइए ना, हम लोग का एक ही पोस्ट खाली है। इससे होगा क्या ना कि ना रिलायंस का एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, ना पैनल आएगा, ना कोई आएगा, मतलब वो आराम से क्या कर सकता है, सस्ते में सस्ते में एम्प्लॉयज़ को लेके आ सकता है। नहीं तो सोचो ना, अगर एक्सटर्नल तरीका होगा तो पहले न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दो, एडवर्टीजमेंट देने के बाद पैनल आएगा, मतलब कैंडिडेट्स आएंगे, उनका जो आप इंटरव्यू लोगे, टेस्ट लोगे, कितना खर्चा गिरेगा। तो सर ये खर्चे दबार वाला बात नहीं होता है। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट में दो तीन बातें होती हैं। पहली बात आपका रहेगा कि हम अंदर आदमी से ही बोलेंगे भाई तू ही ले आओ। दूसरा बात क्या हो जाएगा सर, दूसरा बात हो जाएगा कि इस ब्रांच में ज़्यादा लोग हैं और उस ब्रांच में कम लोग हैं। लेट से पटना वाले ब्रांच में ज़्यादा लोग हैं, रांची वाले ब्रांच में कम लोग हैं, तो पटना से उठा के रांची में भेज देंगे कुछ एम्प्लॉयज़ को, इंटरनल वाला हो गया। लेट से किसी का बॉस रिटायर हो गया तो उसकी जगह पे इंटरनली किसी को बैठा देंगे, है ना, जो नीचे सबऑर्डिनेट होगा उसको सुपीरियर की जगह पे बैठा देंगे जो लायक है। तो इसका फ़ायदा क्या है सर, ये इकोनॉमिकल इन नेचर होता है, यानी सस्ता होता है, किफ़ायती होता है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ से मोटिवेट होता है कि हाँ मेरा प्रमोशन हो सकता है। ट्रेनिंग में कम टाइम देंगे क्योंकि एम्प्लॉय पहले से ही हमारे कंपनी में काम कर रहा है 5-10 साल से। और वही वाला बात कि एम्प्लॉय को पहले से हमारे देश का रूल्स रेगुलेशन पता है। ड्रॉबैक क्या है सर, कोई नया फ्रेश आइडिया नहीं आएगा हमारे बिजनेस में क्योंकि आप एग्जिस्टिंग लोगों को ही ला रहे हो। चॉइस आपके पास लिमिटेड रहेगा, ज़्यादा लोग आपके पास रहेंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि आप बोल रहे हो कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे भेजेंगे तो 1000 लोग थोड़े भेज सकते हो, कोई दो तीन लोग ही जाएंगे। तीसरा, नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नया ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है कि एम्प्लॉय कैसा है नहीं है, तुम अभी से कैसे ट्रस्ट कर सकते हो। तो 2 4 5 10 साल होने दो। और नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर अगर आप करिएगा तो आपका प्रोडक्टिविटी घटेगा एम्प्लॉय का। कैसे, कभी एम्प्लॉय रांची में खुद को कंफर्टेबल कर रहा है तो आप पटना भेज दे रहे हो, पटना में खुद को कंफर्टेबल कर रहा है तो आप रांची भेज दे रहे हो, दिल्ली भेज दे रहे हो, कुछ कुछ कर रहे हो। देखो वही है, ट्रांसफर है, प्रमोशन है और एम्प्लॉय रेफरल है, ये हो गया आपका इंटरनल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है सर, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कुछ इस तरीके के होता है, देख लो पहले उनका बात करते हैं। एक होता है बाबू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब आप फैक्ट्री गेट पे चिपका देते हो, फैक्ट्री गेट पे चिपका देते हो, मतलब ऐसे रिक्रूटमेंट या ऐसे लोगों के लिए आप नौकरी या फिर वो सोच रहे हो जिस पर ना हम लोगों को वो करने का ज़रूरत नहीं है, क्या कहते हैं उसको, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ज़रूरत नहीं है। कैसे किसी फैक्ट्री गेट पे रहता है कि हमें एक मजदूर की ज़रूरत है, या किसी बैंक के गेट पे स्टिकर चिपका दिया जाता है कि हमें गार्ड की ज़रूरत है, तो वो सारा कुछ। फिर नेक्स्ट क्या है भाई हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है कैजुअल कॉलर्स, बहुत ईजी है, ध्यान से सुनना। लेट से किसी जगह पे 10 लोगों के लिए जगह खाली थी, वहां पर 50 लोगों ने एप्लीकेशंस भरा, ठीक है। उन 50 में से 13 लोग ऐसे थे जो बहुत अच्छे थे, लेकिन कंपनी चुन खाली कितना सकता था, 10 को। तो इस 10 और 13 के बीच का जो डिफरेंस यानी 3, इन 3 लोगों को कंपनी क्या है, टॉप लिस्ट में रखेगा। कहाँ पे रखेगा, टॉप लिस्ट में, कि जब नेक्स्ट टाइम जरूरत पड़ेगी एम्प्लॉयज़ की सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो पहले इन 3 लोगों को कॉल जाएगा कि सर हमारे यहाँ जगह खाली है, उस समय जगह खाली नहीं थी इसलिए आपको नहीं रखे, क्या आप हमारे यहाँ काम करोगे, कैजुअल कॉलर। फिर नेक्स्ट क्या है सर, मीडिया एडवर्टाइजिंग, यानी कि टीवी पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, रेडियो पे, हर जगह पे एडवर्टीजमेंट करना, गूगल पे। एम्प्लॉयज़ एक्सचेंज और प्लेसमेंट एजेंसी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्लेसमेंट एजेंसी दोनों लगभग सेम ही होता है, कुछ अलग नहीं है दोनों में, खाली नाम अलग है। शादी.com देखे हो, तुम डालते हो कि लड़का सोबर होना चाहिए, सोबर मतलब शायद होता है कि दारू नहीं पिए, सिगरेट नहीं पिए, मतलब नशे से दूर होना चाहिए। फिर तुम डालते हो एज इतना होना चाहिए, तुम डालते हो हाइट इतना होना चाहिए, तुमने 10 बातें डाल दी वहां पर। एज अ लड़की तुमने 10 बातें लड़का के बारे में डाल दी, और एज अ लड़का तुमने 10 बातें लड़की के बारे में डाल दी, फिर शादी.com मैच करवा देता है। वैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, तुमने किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे जैसे नौकरी.com पे या फिर लिंक्डइन पे तुमने वहां पर जाकर डाल दिया, दोनों बात सेम है, ध्यान से सुन लेना। तुमने वहां पर जाकर डाल दिया कि मुझे ये आता है, जिस कंपनी को भी ये चीज़ों का नीड है मुझे बताओ। जैसे तुमने डाला कि तुम सीए क्वालिफाइड हो या तुम एमबीए क्वालिफाइड हो, तो जिस कंपनी को भी नीड होगा किसी सीए क्वालिफाइड का, एमबीए क्वालिफाइड का, वो भी उस वेबसाइट पे आएगा, सर्च करेगा और तुम्हारा नाम शो हो जाएगा, फिर तुम लोगों का एक्सचेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बाबू सोना हमारे पास कैंपस रिक्रूटमेंट, ये तो तुम लोग भली बात ही समझते हो, कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है। मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, फाइनल ईयर में हो, एमबीए क्वालिफाई हो गया, फिर जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हो उस यूनिवर्सिटी में कुछ कंपनियां आती हैं और लोगों को लेके चल जाती है, नौकरी देती है, उसको कहा जाता है कैंपस रिक्रूटमेंट। फिर आता है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, वही ऊपर वाली बात। तो सर इसको एक्सटर्नल में लिखेंगे कि इंटरनल में लिखेंगे, एक्सटर्नल में लिख लेना। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन और वेब पब्लिशिंग, सर इसकी तरह ही तो हो गया मीडिया एडवर्टाइजिंग, हाँ इसी की तरह हो गया।
एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न कर लो या वेब पब्लिशिंग मतलब गूगल वूगल पे टेलीविज़न वेलीविज़न, सब ठीक है। सब सब सही चल रहा है। ज़िंदगी में जब तक सांस ले रहे हो सब ठीक है। अब आ जाओ सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है सर? सिलेक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं डिस्कवर करना मोस्ट प्रोमिसिंग या मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट जो क्या कर सकेगा, फिल अप कर सकेगा वैकेंट जॉब पोजीशन को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जहाँ तक मुझे याद है लगभग 8 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से। पहला स्टेप क्या बोलता है? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। यानी कि जो लोगों ने तुम्हें वो भेजा है ना एप्लीकेशन फॉर्म्स, उनका तुम स्क्रीनिंग करो। जैसे तुमने लिखा कि एमबीए क्वालिफाइड चाहिए, जो एमबीए अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है, फाइनल लेवल पे है, उसने क्वालिफिकेशन नहीं मिला, रिजल्ट अभी नहीं आया, उसने भी फॉर्म भर दिया, तुम पहले उसको छांट दो क्योंकि तुम्हें एप्लीकेशन चाहिए था, लोग चाहिए थे एमबीए क्वालिफाइड वाले। फिर जो अभी वो कर रहा है, क्या कहते हैं उसको, किसी ने अपना नाम ढंग से नहीं लिखा, या फिर एक पेपर में नाम लिखा लेकिन अच्छा से काट दिया, तो जो इंसान खुद का नाम नहीं लिख पा रहा है वो क्या लिखेगा? तुमने पहले डिस्क्लेमर में लिखा था कैपिटल लेटर में लिखना, लोग छोटा लेटर में लिख रहे हैं। मतलब वैसे लोग जो कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस की ओर लीड करते हैं, इग्नोर करते हैं बातों को, डिस्क्रिप्शंस को, तो वैसे लोगों को तुम रख के करेगा क्या? तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में उनको छाट दो। अच्छा, इसका फॉर्म गंदा है, इसका फॉर्म में गलत नाम है, ये अपना ही नाम लिख के काट रहा है फिर इसको लिख रहा है, तो ये सब हटाओ, सब नहीं चाहिए। एज रिस्ट्रिक्शन है, क्वालिफिकेशन नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर सर सिलेक्शन टेस्ट हमसे क्या बोलता है? सिलेक्शन टेस्ट बोलता है जिन लोगों ने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग को पास कर लिया, जिन लोगों ने किसको पास कर लिया सर? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग को पास कर लिया, फिर वो लोग सिलेक्शन की ओर आगे जाते हैं। सिलेक्शन टेस्ट में क्या होता है सर? उनका इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, पर्सनैलिटी, ट्रेड और इंटरेस्ट टेस्ट। क्या होता है सर इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस क्वेश्चन किसी इंडिविजुअल का देखेंगे। जैसे आपने रीजनिंग सुना होगा, है ना? हर जगह पे रीजनिंग का टेस्ट होता है, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ये सारा कुछ क्या करता है? आपका इंटेलिजेंस टेस्ट करता है। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या है? कि आप में कितना पोटेंशियल है किसी भी न्यू स्किल को सीखने का, कि आप सीखा हुआ चीज़ को ही अच्छे से कर रहे हो, वो बेटर है अपने आप में, ठीक है, लेकिन अब आप नया चीज़ सीखने नहीं चाह रहे हो तो गलत है ना। पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब पर्सन का इमोशन वैल्यू क्या है, पर्सनैलिटी कैसा है, हाउ डू यू वॉक, हाउ डू यू टॉक, हाउ डू यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ डू यू ड्रेस एक्सेट्रा। ट्रेड टेस्ट क्या होता है सर? एग्जिस्टिंग नॉलेज, कि तुम्हारे पास अभी जो नॉलेज है तुम उसका कितना बेटर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो। और इंटरेस्ट टेस्ट का मतलब होता है अगर आपको कहीं रख लिया जाए तो आप कहाँ पर काम करना पसंद करोगे। तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जो आप सेकंड स्टेप पास कर लेते हो तो आपके पास आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, कि चलो ठीक है अब इंटरव्यू सिलेक्शन होगा आपका। जब इंटरव्यू वगैरह हो जाता है तो फिर आपका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाता है, कहीं कोई पुलिस मैटर तो नहीं है, आप कहीं ना कहीं रेपिस्ट मर्डरर कुछ ऐसा तो नहीं है, या कोई केस उस तो नहीं चल रहा आपके खिलाफ, मेंटली स्टेबल है नहीं है, ये सारा कुछ चेक किया जाता है। फिर आपका क्या चेक किया जाता है सर? सिलेक्शन डिसीजन, कि सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। जैसे मान लो हम लोगों को 10 लोगों को सिलेक्ट करना है, एप्लीकेशन 50 का आया था, फिर वही एग्जाम्पल 13 लोग लायक हैं, उन 13 में से किसको सिलेक्ट करें और किसको निकालें, वो डिसीजन लिया जाएगा। फिर जिसको सेलेक्ट किया गया उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा कि तुम अच्छे से देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, चल पा रहे हो, यू आर गुड, तुम्हारे पास कोई घंघोर बीमारी उमारी नहीं है। जब सब कुछ हो जाएगा तो जॉब ऑफर आ जाएगा। उस जॉब ऑफर पे जब तुम साइन कर दोगे अपना, तो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जॉब ऑफर में सब कुछ लिखा रहेगा कि, और कॉन्ट्रैक्ट, वही जॉब ऑफर एक कागज होता है जिस पे आप साइन करते हो, वही कागज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहलाता है, जिसमें सब कुछ लिखा रहता है। आपको यहाँ इतने तारीख से इतने बजे से काम करना है, आपका ये रहेगा, वो रहेगा, दिस रहेगा, दैट रहेगा, आप इतना छुट्टी ले सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो, वो सारा कुछ ये डायग्राम है, चाहो तो देख लो, चाहो तो रहने दो। मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पे रहने दे रहा हूँ। सर हम लोगों को ये पीडीएफ चाहिए, कहाँ से मिलेगा? ये पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा बाबू मेरे टेलीग्राम चैनल पे। हमेशा याद रखना, अगर आप मेरा कोई भी वीडियो देख रहे हो तो न्यू टेलीग्राम चैनल लिखा आना चाहिए, न्यू टेलीग्राम चैनल, नया टेलीग्राम चैनल। पुराना वाला रहेगा तो उस पर कुछ नहीं मिलेगा, न्यू टेलीग्राम चैनल होना चाहिए, वहाँ जाइएगा तो आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू टेलीग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में न्यू टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। लास्ट स्टेप लास्ट है अब। सर ये हम लोगों को पढ़ना है क्या, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? नहीं, ये अब आप लोगों को नहीं पढ़ना है, तो गलती से पढ़ पुढ़ मत लेना, आपके बुक में होगा ही नहीं, जिनके पास नया बुक है पुराने बुक में होगा, तो इसको छोड़ दो, ठीक है जी। चलिए, अब हम लोग पहले ट्रेनिंग डेवलपमेंट करते हैं, इस चैप्टर को फिर ख़त्म करते हैं। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है सर? ट्रेनिंग का मतलब होता है कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग का मतलब होता है कि एम्प्लॉय को वो रिक्वायर्ड स्किल देना जिससे वो क्या कर सकता है, किसी भी काम को परफॉर्म कर सकता है। मतलब ट्रेनिंग का मतलब है कि हम अपने एम्प्लॉय को वो स्किल देंगे
वो लेवल का रिक्वायर्ड स्किल देंगे जिससे वो अपना जो है बेसिक काम को कंप्लीट कर सकता है, काम कर सकता है। ठीक है जी। यस सर। ट्रेनिंग का मतलब यही होता है सर। आप नीचे क्या देखते हैं सर? ये गिर जाता है, इसी चीज़ को देख रहा था बस। ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है सर? डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम एम्प्लॉय का ओवरऑल एक्टिविटी पर ध्यान देंगे, यानी एम्प्लॉय का हम लोग ओवरऑल ग्रोथ करेंगे। एग्जाम्पल दीजिए सर। लेट से आप कहीं पर अकाउंटिंग एंट्री करने गए, अगर आपको टैली के बारे सिखाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। लेकिन अगर आपको हर चीज़ सिखाया जा रहा है, कपड़ा कैसे पहनना है, चलना कैसे है, किससे कैसे बात करना है, हंसना कैसे है, किसके सामने कितना बोलना है, ये सारा कुछ अगर आपको कराया जाता है तो कहीं ना कहीं आपका डेवलपमेंट का पार्ट किया जाएगा। क्या नीड है सर ट्रेनिंग का? ये आपका लर्निंग टाइम को रिड्यूस कर देता है, परफॉर्मेंस को बेटर कर देता है, आपका एटीट्यूड फॉर्मेशन पॉजिटिव रख देता है, यानी कि आप कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चीज़ों को देखना शुरू कर देते हो। एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम, ये वो एड्स नहीं है जो आप सोच रहे हो। होता है ना फर्स्ट एड किट की, कुछ हो गया तो क्या करना है, तो वही है। हेल्प करता है कि आप ऑपरेशनल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब आपको ट्रेनिंग मिला ही नहीं, कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, राइट? फिर मैनेज करना है हम लोगों को मैन पावर नीड को, हम लोग मैन पावर नीड को भी यहाँ पे मैनेज करते हैं, और अडॉप्ट चेंजेस को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है सर? सर आप इसको कुछ लिबरल तरीके से नहीं पढ़ा दिए, ये जो 6 पॉइंट्स है। हाँ, मैंने इसको लिबरल तरीके से ले लिया क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, राइट? इसलिए मैंने इसको लिबरल तरीके से आगे बढ़ा दिया। बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज, अगर हम ट्रेनिंग डेवलपमेंट देंगे तो एम्प्लॉय का क्या फ़ायदा होगा? सर करियर ऑप्शन अच्छा से आ जाएगा उनका, यानी कि उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो उनके पास ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा पैसा उनको मिलेगा, उनका मोरल बूस्ट होगा कि नहीं यार, नया वाला जो एम्प्लॉय आजकल पढ़ाई करके आएगा वो कुछ ज़्यादा सीखल है, हम कम सीखल है, नहीं, आप दोनों बराबर सीखे हुए हो। और लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट, अगर आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किया जा रहा है तो आपको एक्सीडेंट का चांस क्या रहेगा? लेस रहेगा, यानी गलतियां होने की चांसेस लेस रहेंगी। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में क्या होता है सर? दो तरीके का मेथड होता है। एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सर ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जहां पर आप काम कर रहे हो वहीं पर आपको सिखाया जाएगा, जैसे कि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम या फिर अब ट्रेनिंग। इसको बेसिकली ऐसे समझो कि आपके यहाँ ना, इसको याद रखने का तरीका है, इलेक्ट्रीशियन, लेट से आपके यहाँ कोई इलेक्ट्रीशियन आ रहा है, ठीक है? आपके यहाँ पर दो इलेक्ट्रीशियन हमेशा आएंगे, नोटिस करना। एक रहेगा वहां पर सर, दो इलेक्ट्रीशियन हमेशा आते हैं, एक रहता है हमेशा लर्नर, जो चीज़ों को देख के ऑब्जर्व करता है और सीखता है, पहला ये रहेगा। और दूसरा आपके सामने कौन रहेगा सर? एक तो लर्नर रह गया, और दूसरा हमारे सामने रहता है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट क्या करता है? फटाफट से काम करता है, लर्नर उसको देख के सीखता है, या या कोई नट खोल दिया, पेच कस दिया, यही सब लर्नर करता है। तो ये एक फेज होता है, 3 फेजेस में चीज़ें चलती है। फेज वन है, फेज वन है। फेज टू में क्या होगा सर? फेज टू में जो लर्नर है वो भी धीरे धीरे सीखने लगेगा चीज़ों को, और एक्सपर्ट के साथ हाथ बटाने लगेगा। और फाइनली फेज थ्री में लर्नर अलग हो जाएगा और एक्सपर्ट अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब लर्नर इतना सीख चुका है कि अपने आप में ये भी एक्सपर्ट हो गया है, और ये चचा नीचे वाले अपने आप में एक्सपर्ट थे, फिर ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, और फिर ये अपना फिर से किसी लर्नर को पकड़ेगा, ये अपना फिर से किसी लर्नर को पकड़ेगा, और ऐसे चीज़ें ग्रो करती हैं। इंटर्नशिप आप समझ गए होंगे, इंटर्नशिप मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। इंटर्नशिप आपको मालूम होगा सर, इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है? इंटर्नशिप का मतलब होता है बाबू कि कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहे हो। जैसे कि मान लो कोई डॉक्टर है, ठीक है? डॉक्टर है, कोई डॉक्टर है नहीं, फाइनल ईयर में है, तो डॉक्टर को ना 1 या फिर 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है कि जाओ किसी हॉस्पिटल में जाके ट्रेनिंग लो, इंटर्नशिप करो, देखो कैसे काम किया जाता है, क्या किया जाता है। कॉपी किताब तो बहुत पढ़ ली, अब प्रैक्टिकल की ओर आगे बढ़ो, तो उसको कहा जाता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में आपको पैसे कम मिलते हैं। और इंट्रोडक्शन या फिर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग क्या होता है सर? इंट्रोडक्शन या फिर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का मतलब होता है, इंट्रोडक्शन या फिर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आपको कहीं ना कहीं अलग से चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, या फिर जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहीं पे बस इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा कि आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। सर अच्छे से समझा दो ना। मान लो आप हाथ पकड़ के किसी का चल रहे हो, मैनेजर का हाथ पकड़ के चलना, मतलब कि छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे क्लास के बच्चों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और उतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा, चलो सबके बराबर में कहता हूँ। मान लो आप मिस्टर ए से मिल रहे हो, लेट से आप अपने ऑफिस में हो, लेट सपोज आप अपने ऑफिस में हो, आप मिस्टर ए के पास गए क्योंकि आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हो अभी, आपको सबसे मिलवाया जा रहा है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी से। तो मिस्टर ए के पास जैसे ही आप गए,
तो आपका मैनेजर जो आपको सबसे मिलवा रहा था, ओरिएंटेशन करा रहा था, बताया था ना ओरिएंटेशन का मतलब कि नए को पुराने से मिलवाना। मैनेजर ने आपसे बोला जो मिस्टर ए कर रहा है कल को तुम भी यही करोगे। तुमने बोला ओके, तो मिस्टर ए के पास तुम जाके बैठ गए। सर ये वाला कैसे कर रहे हैं आप, लैपटॉप स्क्रीन पे ये जो कर रहे हैं ये वाला कैसे कर रहे हैं, मिस्टर ए ने तुम्हें वहां सिखा दिया। ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही तो हुआ आपका। वेस्टिबुल स्कूल क्या होता है सर? वेस्टिबुल स्कूल का मतलब होता है एक ऐसा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें लोगों का लाइफ जो है रिस्क पे होता है। यानी अगर आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दिया गया ना, उसमें लोगों का लाइफ रिस्क पे होगा या ह्यूज मनी इन्वॉल्व होगा, मतलब इमोशनली बहुत लॉस हो सकता है, तो उस केस में वेस्टिबुल स्कूल पे सिखाया जाता है। वेस्टिबुल स्कूल क्या होता है? डमी होता है। रहता ओरिजिनल ही है बट डमी होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें जो सिखाया जा रहा था कि कैसे बॉडी का हार्ट ऑपरेशन करना है, कैसे क्या करना है, आपने नोटिस करा होगा एक डमी पे सिखाया गया था, नकली बॉडी पे। रियल बॉडी पे थोड़े सिखाया जाएगा। या फिर अगर आपको वो करना है, क्या कहते हैं, एरोप्लेन उड़ाना है, अगर आपने रनवे 34 अजय देवगन का मूवी है, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि रनवे 34 पे अजय देवगन ने दिखाया था कि कैसे चीज़ों को उसने कंट्रोल करा था जब वो रियली में फ्लाइट उड़ा रहा था। या मान के चलो आप एक पायलट बनने वाले हो तो डायरेक्ट ओरिजिनल फ्लाइट आपको दे दिया जाएगा, पीछे 10 लोग बैठे हुए हैं, 50-100 लोग फ्लाइट में, और आप उड़ाना सीख रहे हो। एक बटन के बदले दूसरा बटन दबाओगे तो लोगों का जान जाएगा, महंगा फ्लाइट जाएगा, सब होगा। यस सर। तो वेस्टिबुल स्कूल का मतलब होता है डमी, यानी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मिलना। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको शायद दिखा सकता हूँ वेस्टिबुल स्कूल कैसा होता है, गिव मी अ मिनट। वेस्टिबुल स्कूल इमेजेस, इमेजेस आ जाएगा अपने आप वेस्टिबुल स्कूल का। सी, वेस्टिबुल स्कूल एयर, एयर वाला लेता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, फ्लाइट इमेजेस, कि आप कैसे फ्लाइट उड़ाओगे। देखना दिखेगा आपको कि एक डमी रहता है। सी, दिस इज़ द वेस्टिबुल स्कूल। ये तो शायद ओरिजिनल है एक तरीके का। हम्म। खैर मुझे नहीं पता। देखो ये रहा, ये आप अच्छे समझोगे, ठीक है जी। जैसे देखो ये बच्चे लोग क्या कर रहे हैं सर, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। सर ये बच्चे लोग जो एस्ट्रोनॉट वगैरह को देख रहे हैं, तो ये तो एस्ट्रोनॉट वगैरह टॉय हो गया एक तरीके का। ऐसे ओरिजिनल भी एक होता है जिसमें आपको असली में भेजने से पहले, स्पेस में मून पे भेजने से पहले दिखाया जाता है, चेक कराया जाता है कि कैसा फील होता है वहाँ पे, कैसे लैंडिंग करोगे, बिना एयर के आप कैसे ट्रैवल करोगे, ठीक है। आई नो शायद ये वीडियो में मैंने थोड़ा सा कहीं पे फास्ट लिया, कहीं पे स्लो लिया, बट आप लोगों के लिए जहाँ पे मुझे फास्ट होना था मैं फास्ट हुआ, आप लोगों के लिए जहाँ पे मुझे स्लो होना था मैं स्लो हुआ। और बस, समझ आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये तो आपको नहीं पढ़ना, थैंक यू सो मच।